वेलकम बैक नाज़रीन। हरल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने सवाल छोड़ा था, मतलब एक पॉइंट था, मेरा पॉइंट ये था कि जजेस जिन्होंने स्टैंड लिया था वो तो अपने लिए कुछ कर नहीं सके ना, मतलब उनके सीनियर्स ने उनके लिए करना था। तो अगर जुडिशरी लेट्स सपोज स्टैंड ले लेती है तो क्या स्टैंड ले सकती है मैक्सिमम? देखिए, आपने जब आइन में तब्दील कर दिया, तरमीम लेके आ गए, उसके बाद जुडिशरी क्या स्टैंड ले सकती है? आपने एक आइनी बेंच बना दिया और आइनी बेंच के अलावा जो है वो कहीं जहाँ भी इंटरप्रिटेशन ऑफ आइन की मामला आएगा तो वो कहीं जा नहीं सकता। तो इसलिए ये जो जब आइनी बेंच जो है अभी समाअत कर रहा था 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, और उस वक्त ये सवाल सबसे ज़्यादा जो है वो उठा, वो ये था कि जो अभी भी इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम तो कर डाली, लेकिन उसमें एक सुकम छोड़ा, ये गलती कर गए जो इनको उस वक्त समझ नहीं थी। अगर ये इनको समझ होती तो ये करते कि अभी भी 184(3) जो है या 185 जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो जुरिस्डिक्शन लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट है, आइनी बेंच को नहीं है। वो 199(1) जो है सेक्शन, वो कहता है वो अभी भी इख्तियार समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाया जाए, जो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मामला ज़ेर बहस था। देखिए फैजा, ये 26-25 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ अगर आप एक फर्द वैद को ताकतवर करना है तो ये मुल्क नहीं चलेगा, आपको इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताएं, इदारे की बात ही अभी हम कर रहे हैं, अभी हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं। मियाँ साहब का पॉइंट ये था, मियाँ साहब का कि मियाँ साहब का पॉइंट ये था, मैं पहले मियाँ साहब जो आपने पॉइंट दे दिया ना उसका जवाब ले लूं। उनका पॉइंट ये था कि जज को तब्दील कर देने से क्या होगा। मेरा उस पर काउंटर जो मैंने आर्गूमेंट दिया था वो ये था कि अगर किसी जज का फैसला आपको समझ नहीं आता तो आप उसका तबादला कर देंगे, वहाँ भी अपना मनपसंद जज आ जाएगा, सारे फैसले आपके हक में हो जाएंगे। ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। ये तो जुडिशरी से पूछे ना, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। आप कह रही हैं फलां जज मनपसंद है, ये कंटेम्प्ट नहीं है। फलां जज की मैंने बात नहीं की, मैंने कहा जो जज उनके हक में फैसले देते हैं। तो क्या आपको नहीं पता सर, आप इतने सीरियस आदमी हैं, आपको पता है हमारे क्या चल रहा है यहाँ पे जुडिशरी में? पार्लियामेंट को तनकीद करके जुडिशरी कुछ भी नहीं कर सकेगी। जुडिशरी अपना राइट जो है जुडिशियल वो एक्सरसाइज करे, कैसे चले मुझे ये आइन की ये पावर दे दी तरमीम अल्ट्रा वायरस। अगर किसी जज के पास कोई मुकदमा है तो उससे वापस ले लिया जाता है, जज को पूरी आवाम को करने का मौका नहीं दिया जाता। पूरी आवाम को, एक चंद एक लोग नहीं उनसे काबू आ रहे। चले अवाम को अदलिया ने जड़गमार बनाया है, और अदलिया को किसने जड़गमार बनाया है? अदलिया को अदलिया उनको क्यों नहीं काबू कर सकते? किसने जब उन्होंने 24 करोड़ लोगों को काबू किया हुआ है तो 3-4 बंदे नहीं काबू आ रहे उनसे। 3-4 बंदे का तो और क्या, और कितने 5,000 बंदे। हेलो साहब, मेरा एक और पॉइंट भी ले लें, फिर मैंने ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाना, उनसे भी सेम पॉइंट पूछूंगी कि 26वीं तरमीम के बारे में कहा जा रहा है कि रूल आउट नहीं की जा रही अभी तक, या वापस उसका कोई फैसला नहीं आ सका। मेरा ये मानना है कि 26वीं तरमीम में जो आइनी बेंच बना था, जो उसके बेनिफिशरी हैं उनके सामने जब केसेस लगेगा, 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में आइनी बेंच बना था ना, 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस थे और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ने बनने दिया था। 26वीं आइनी तरमीम थे, एक दिन पहले उनको जो है वो हमारे मौजूदा अफरीदी साहब आ गए थे। अब जब केसेस बेनिफिशरीज के सामने लगेगा तो फिर फैसले कैसे आएंगे? देखिए, जो आइनी बेंच है वो बेनिफिशियरी है 26वीं आइनी तरमीम का, तो मैं कह रही हूं। इसलिए यही दलाल थे। दुकान पे नहीं केस चलेगा, केस तो अदालत में ही चलेगा ना। मेरी गुजारिश एजीएन में चला लेंगे, इसलिए जो है एजीएन में तो नहीं चलना, इसलिए जो वकीला ने दलाल दिए एजीएन में चला लेंगे, दलाल दिए कि इस पे आप कोर्ट जो है वो बना दिया जाए। अब देखिए 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम आ रही है और मुनाफिकाना सियासत देखिए इन जमातों की। जरदारी साहब का एक बेटा जो है वो 27वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है और अब कर लिया है, और दूसरा बेटा जो है वो ट्वीट करके बता रहा है तरमीम के बारे में। और ये जो इसमें बता रहे हैं ना कि हम एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो है वो सेहत जो है वो सारी शामिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन अदाफ हैं वो 3 हैं। एक अदाफ ये है कि एनएफसी के हवाले से सूबों के जो फंड हैं उसको उस पर कट लगाया जाए। भाई आपने इस हवाले से आपने वफाक के अखराजात कम किए जो आप सूबों के अखराजात में कट लगाने जा रहे हैं। दूसरा इसमें अदाफ है कि जुडिशल सिस्टम को और अदालतों को मुकम्मल कंट्रोल करना
पहले मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है, अब इसको मुकम्मल कंट्रोल किया जा रहा है। और तीसरा इसमें यह है कि जो सुप्रीम कमांडर जो आर्मी के हवाले से जो कमांड एंड कंट्रोल का जो आर्टिकल है 243 है, उसमें अमेंडमेंट आ रही है। पहले चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो एक सुप्रीम कमांडर होता है तमाम अफवाज पाकिस्तान का। आप उसमें तरमीम करके जो मौजूदा आर्मी चीफ है या फील्ड मार्शल साहब हैं, उसको जो है सुप्रीम कमांडर बनाया जा रहा है। उसके मुताबिक जो है वो सारी जितनी भी अफवाज हैं, चाहे बहरिया है, बर्री है, नेवी है। अरल साहब 243 में समझ भी आती है कि पाकिस्तान ने एक जिस तरह के हालात का सामना किया है, मई में भारत से जितनी बड़ी जंग की है, वो समझ में आती है एक तरह से। लेकिन अब ये जो चले नहीं देखिए, मेरी समझ में वो भी तरफ जाती हूँ, माजरत के साथ मेरी समझ में वो भी नहीं आता। आप इदारों को मजबूत करें, आप किसी फर्द को मजबूत ना करें। आप किसी ये इसलिए मैंने अर्ज किया, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। अगर आपने अपनी रियासत को मुल्क करना है तो इदारों को मजबूत करें। ब्रिगेडियर साहब से उनका पॉइंट ले लेने दें, मुझे ब्रिगेडियर साहब से लेने दें। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर डिबेट आपने सारी सुनी है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई जज आपको सूट नहीं करता तो आप उसको चेंज कर दें। मियां साहब कह रहे हैं कि जज तब्दील करने से क्या होगा, ये सूटेबल जजेस क्या होते हैं। सर आपको भी पता है कि सूटेबल जजेस क्या होते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, एक आइडियली अगर बात की जाए तो वाकई ये हम कहते हैं कि आइडियल फ्रेम में सूटेबल जजेस क्या होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो फेवरेटिज्म ही चल रही है कि ये उसका जज है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह को किस लिए नहीं चीफ जस्टिस बनने दिया गया था? क्योंकि पीटीआई उनके हक में स्टेटमेंट्स दे रही थी, उसको भुगता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। छोटी सी बात, ये सारी चीजें तो है ना हमारे फैक्ट्स। और 26वीं आईनी तरमीम जो आई थी सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए आई थी। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट से पहले उनको रोक दिया गया। रेमेडी किसके पास है? ये ब्रिगेडियर साहब से जानो। ब्रिगेडियर साहब है तो कर लें। ब्रिगेडियर साहब रेमेडी तो अदालत के पास है ना। सर मुझे ब्रिगेडियर साहब को पॉइंट ले लेने दें। ब्रिगेडियर साहब, हमारी जुडिशरी का जो इंडेक्स है ना वर्ल्ड जुडिशरी रेटिंग में, वो गलबन 122 है, ये 123 आउट ऑफ टोटल 129। ठीक है ना जी, समथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल, बहुत लो है। दूसरी बात ये है कि जजेस देखें, जुडिशरी में कंटिन्यूटी मैटर करती है। अगर जजेस को आप रोटेशन की चक्कर में डाल देंगे तो वो जो कंटिन्यूटी होती है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, केसेस के बार बार वो नए केसेस को फेस करते हैं, पुराने केसेस वो आधे रह जाते हैं, फिर आगे जाके नए केसेस खुल जाते हैं, तो एक अजीब सी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ कि जुडिशरी जो है वो, और मैं विद ऑल रिस्पेक्ट टू माय डियर अपना हमारे जो वकील भाई हैं, लॉयर भाई जो बैठे हैं आपके साथ स्टूडियो में, हमारे लॉयर्स बहुत बड़ी परसेंटेज हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। भाई कभी हमने सुना था कि केपी का चीफ मिनिस्टर जो है, एक केपी का चीफ मिनिस्टर 42 करोड़ रुपए बार एसोसिएशन को देता है। यार खुदा का खौफ करो। इसी तरह हमारे ये जो बाकी बार एसोसिएशन हैं, और ये मैं 2010 से ये देख रहा हूँ, जब बाबा रवान साहब लॉ मिनिस्टर होते थे कि सुबह चलते थे पिंडी से और दोपहर पहुंचते थे मुल्तान पे, और रास्ते में हेलीकॉप्टर से लाखों करोड़ रुपए बार एसोसिएशन को दिए जाते थे। और भाई खुदा के लिए, ये मुल्क के पास खाने को पैसा नहीं है, हम कर्जों पे चल रहे हैं, पॉवर्टी लेवल इतनी बढ़ गई है, लेकिन हम ऐसे टैक्स पेयर का पैसा ये वोकला तंजीमों को दे रहे हैं। समझ नहीं आ रही है कि हम क्या खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे लीगल निजाम में। मेरे ख्याल में कि ये कॉम्प्रोमाइज निजाम हो गया। अब आगे एक बात आती है, आर्टिकल 243 की यहाँ बात की थी। देखें जी, एक बात बड़ी क्लियर, और वो ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, ये कौन प्रपोज कर रहा है? ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स प्रपोज कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी प्रपोज कर रही हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी ये प्रपोज कर रही हैं और ये अमेंडमेंट थ्रू हो जाती है, तो आप मुझे और किसी और को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, या कैसे कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई और था? यू सी, अगर अब हालात ऐसे हैं इस वक्त मुल्क में कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी के पावर देखें जनाब, हमारे मोहतरम शेख रशीद साहब है, आज मैं उनका वीडियो इंटरव्यू सुन रहा था, वो बेचारे तकरीबन आधे रोने वाले थे। वो कहते हैं ये मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी है उम्रा करने के लिए, एयरपोर्ट में मुझे रोक लिया। अब मुझे बताएं, आप किसको ब्लेम करेंगे? इमिग्रेशन को ब्लेम करेंगे या लाहौर हाई कोर्ट को ब्लेम करेंगे? सो देखें, ये आवा इस वक्त बिगड़ा हुआ है। जब तक
मामला को रीजनबली ठीक नहीं किया जाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस जुडिशरी में रिस्टोर नहीं किया जाएगा, रूल ऑफ लॉ, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तमाम चीजें जब तक ओरिजिनल फॉर्म में या बेहतर फॉर्म में चले, आइन आप अमेंड कर सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। वो खुदा का हुक्म नहीं है कि एक दफा 73 का आइन बन गया है उसके बाद अमेंडमेंट नहीं होगी। वक्त के साथ साथ बिल्कुल अमेंडमेंट भी होनी चाहिए इफ दे आर गुड फॉर द इदारा, इफ दे आर गुड फॉर द कंट्री। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अभी जो मियां साहब कह रहे हैं कि जुडिशरी स्टैंड क्यों नहीं ले लेती अपने राइट्स के लिए, क्या जुडिशरी डिफेंसिव पोजीशन में आपको नजर आती है? बिल्कुल, देखें कितना 1 साल हो गया, 26वीं आईन तरमीम पे हमारे कितने टॉप लीगल एक्सपर्ट्स गए हैं। और क्या आपने वो लाइव ट्रांसमिशन सुनी है जो पीछे लाइव हियरिंग्स हुई हैं? जनाब, उनका मेन इशू ये था, आप लोग तो बेनिफिशियरी हैं 26 तरमीम के और आप ही 26 तरमीम के खिलाफ केस कैसे सुन सकते हैं? तो मुझे बताएं कि कल को 27वीं तरमीम में कुछ अगर टफ क्लॉजेस आ जाते हैं, लोग फिर जाते हैं तो किसके पास जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो होगा जो बनेगा एज द रिजल्ट ऑफ द 27th अमेंडमेंट, ये सारा जो रद्द-बदल होगा। तो मुझे ये बताएं कि वो फैसला देगा 27वीं तरमीम के खिलाफ? नो वे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपकी बात सही है, यहाँ पे ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि लोगों का माइंडसेट भी क्लियर हो जाए और जुडिशरी वाली साइड भी क्लियर हो जाए। अब ये एग्जेक्टिव्स को देखना है कि उन्होंने 27वीं तरमीम में मैनेज कैसे करना है। जैसे कि अभी ये बात हो रही है, तो ये एग्जैक्टली अभी प्रोग्राम में भी बात हुई है कि जो आईनी बेंच बेनिफिशरी है 26वीं तरमीम के नतीजे में बना है, उसी के सामने 26वीं तरमीम कैसे रूल आउट हो सकती है? तो अंडरस्टूड सी बात है ना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब आपका निजाम ऐसा बन चुका है ना, आपका आइन में अमेंडमेंट ऐसी हो चुकी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इस वक्त वो दे कॉल द शॉट्स और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। कर ले जितने मर्जी वोकला जो है, अब तो मेजॉरिटी तो और पासे चल पड़ी है, लेकिन जो वोकला अभी भी एक्टिव हैं और वो इसको चैलेंज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक उनके पास कोई ऐसा चांस है कि दे विल गेट देयर पॉइंट थ्रू अक्रॉस। नो वे। ठीक हो गया। मियां साहब, ये 27वीं आईनी तरमीम है, इससे सियासी मंजरनामे पे क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? मेरा ज़्यादा ख्याल है सियासी मंजरनामे को क्या होना, सियासी मंजरनामा ना तो आइन के मुताबिक चल रहा है, हाँ। जो हकीकत है एग्जैक्टली और ना कोई फ्री विल के साथ चला जा रहा है। वो यही है कि यहाँ बात एक बड़ी अच्छी की ब्रिगेडियर साहब ने की, हरल साहब ने, कि यहाँ पे कुछ गिव एंड टेक का जो मामला हो रहा होता है ना अंडर द टेबल, उसके ऊपर ये फैसले होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने तो मिसाल दे दी गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली हुकूमत या आज़ाद कश्मीर की, और ये तो चलो वो चीज़ है ना कि हुकूमती इक़्तिदार में शेयरिंग, इसके अलावा देयर आर अदर शेयरिंग एज वेल। वो माल पानी का मसला भी होता है, सिर्फ खुल के वो भी होता है बाज़ आप अभी 2-3 बड़े नाम आपने लिए थे कि जी वो पहले 1 महीना उनके काबू नहीं आए, फिर अचानक वो मान गए। तो उसके पीछे मैंने कल एक टीवी प्रोग्राम में भी एक बात बताई थी कि उन्हीं के एक बड़े थे, तो वो अपने एक मध्य मुकाबले जो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो उनसे इतनी फेवर्स ले लेते थे कि उनका जब वो यहाँ से उनको इंतकाल इक़्तिदार हुआ, बल्कि बाद में वो फांसी भी चढ़ गए हमारे वज़ीर आज़म, तो उनके पास इतनी पर्चियाँ अपोजिशन लीडर की निकली जो बड़े स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर थे, जो बाकायदा उनको जीने नहीं देते थे कि फेवर्स की पर्चियाँ थी, इसका तबादला उधर कर दो, इसको वो कर दो, इसको वो कर दो। तो कहने का मकसद है कि अब एक बंदा, अब हम तो सुनते आ रहे हैं ना जी बड़ी देर से, आप भी, मेरा भाई भी जानते होंगे कि यहाँ पे जी एक डीसी का एक कमिश्नर के तबादले पे कितनी करोड़ों की जनाब डील्स होती हैं। तो वो फिर अगर वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर जो पाकिस्तान के सबसे नामवर और ताकतवर सेनेट में अपोजिशन लीडर का क्या करेंगे? जज भी पैसे कमाएगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर का क्या किया जाएगा? जो मैं कह रहा हूँ, सेनेट में अपोजिशन लीडर का क्या किया जाएगा इतने कम टाइम में? सेनेट में अभी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी क्लियर बात की, जो मैं पहले एक टीवी प्रोग्राम में क्या आया हूँ कि एक 48 कैंडिडेट थे, वो एकदम चमन हो गए थे। हाँ, एक ऐसे था जैसे फिल्म में सीन नहीं होता, अंधेरा आता है तो एकदम जब तो पता चलता है कि पर्दा खुलता है। पर्दा खुलता है, तो वो अभी ताकतें मौजूद हैं। नहीं, ऑपोजिशन तो फिर भी एक ओहदा है ना, उसका क्या करेंगे? फौरी तौर पे तैनाती, ये डिस्कशन हुई है ना। मैं अब देखे ना वो चीजें, मैं ब्रिगेडियर साहब ने शायद जरूरत हो वो बात बता दें। चेयरमैन जो है अपोजिशन लीडर वहां पे तैनात करें, मतलब उसको लेके आए, ये कर उन्होंने चेयरमैन सेनेट को कहा है डार साहब ने। मैं हरल साहब के चले आपकी वकील है, वो कह देंगे मैं नहीं आपकी मुस्कुराहट मुझे बड़ा कुछ बता गई। हरल साहब जरा शॉर्टली एक बात कहना चाहता हूं प्रोग्राम खत्म होने से पहले। जी प्लीज। जी देखें, मैं क्विकली एक बात कह दूं क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, और वो ये है
कि अगर इस 27वीं तरमीम में एक अच्छा काम कर दें ये दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN जनाब, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। चेयरमैन नैब ने अभी कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में इत्तेसाक के अमल को फाल करने के लिए 50 करोड़ की लिमिट जो कानून 2 साल पहले PDM-1 गवर्नमेंट ने पास किया था कि जनाब 50 करोड़ से ऊपर कोई होगा तो नैब के पास केस जाएगा, 50 करोड़ से जो नीचे होगा वो उसका नैब केस नहीं बनता। तो वो चेयरमैन नैब कह रहे हैं, अखबारों में आए, द न्यूज में आया कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 50 करोड़ की लिमिट को वेव ऑफ किया जाए। खुदारा ये आईनी तरमीम जाए क्योंकि आइन की अमेंडमेंट हुई थी ताकि मुल्क में इत्तेसाक का प्रोसेस तो आगे चल सके। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट तक ये पॉइंट पहुंचे। शॉर्टली मुझे बता दीजिए जरा। ये नैब के लॉ में अमेंडमेंट हुई थी, आइन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है इसमें। नैब के लॉ देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जैसे अभी मियां साहब कह रहे थे कि जुडिशरी के पास ना जज के पास कोई डंडा नहीं होता, उनकी मॉरल अथॉरिटी होती है कि वो अपनी इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन में इलेक्शन करवाए तो क्या बना उस फैसले का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिमनी जो इसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसका क्या असर नशर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डंडा नहीं होता, अदालतें देखी हुई है, मॉरल अथॉरिटी होती है और उनके पास फोर्स नहीं होती है। अब नहीं है वो अदालत। जरा सम अप करें अपने और देखिए इसको जेरे बहस लाएं, आवाम के नोटिस में दें और उसके बाद जो है ये आईनी तरमीम बड़ा सीरियस मसला है। आप इसको ये कोई सहीफा नहीं है कि आइन जो है उसको में आप तरमीम नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन ओपन डिबेट आप पार्लियामान 18वीं तरमीम में मैंने जो सुना है वो काफी महीने उस पर डिबेट होती है, 10 महीने और उसके बाद 18वीं तरमीम जो है वो पास हुई थी। ये आप 26 में 4-5 मजाक तो नहीं आप कर सकते ना अभी ये बात सही है आपकी बात ये तो नहीं है कि आप कहेंगे मैं यार वो हो ये शिक भूल गया और फिर एक तरमीम कर लें, ऐसा नहीं। 26वीं में यही तो हुआ था कि बहुत सारी चीजें थी उसको बाद में क्लियर करने के लिए 27वीं तरमीम आई है। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हलल साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका, मियां सैफुर रहमान साहब आपको मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जैसे 18वीं तरमीम में तकरीबन 9-10 महीने का टाइम था, ओपन डिबेट थी, हर तरफ से सजेशंस ली गई थी, पब्लिकली ओपिनियन लिया गया था, एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया गया था। चले आप 9-10 महीने ना से, लेकिन एटलीस्ट इतना टाइम तो देना कि आपके पास ओपिनियंस पहुंच सकें, लोगों को उनका ओपिनियन देने का राइट दें, यहाँ पे भी डिबेट होने दें, खुली डिबेट, आप अपना मुसवदा सामने रखें ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली क्या है। हो सकता है कुछ अच्छी सजेशंस ही आपको मिल जाएं अगर आपको चाहिए हो तो। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।